So hello and welcome back to the Being Economist YouTube channel. So as you know कि हमारा जो JKPSC 10+2 लेक्चर का सिलेबस है वो हर जगह पे जो है प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगी। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आपको दे दूं, जितना भी हमारा सिलेबस अभी कंटिन्यू है, जितनी भी प्लेलिस्ट अभी हमारी कंटिन्यू है उनकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको मैं दूंगा। तो हमारा जेके इकोनॉमी हमारा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज ये हमारा 5th यूनिट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स हमारे कंटिन्यू हैं, रनिंग हैं फिलहाल, और हमारा जो अपकमिंग यानी जो इसके बाद इमीडिएट शुरू होने वाला यूनिट है वो है आपका इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 6 हमारे कंटिन्यू हैं। इसके अलावा अभी हमने और यूनिट जो है वो स्टार्ट नहीं किए, बट वो भी जो जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब छोटी सी एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है बीइंग इकोनॉमिक्स की, जो आपको अभी यहाँ पे दिख रही है, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे हमारे जेके इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे हमारा जेके इकोनॉमी और दूसरा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं हमारे दोनों। इसी ऐप में जो हमारी माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, जो हमारी माइक्रो और मैक्रो की प्लेलिस्ट YouTube पे चल रही थी, उनकी पीपीटी या जिसे आप बोल सकते हैं नोट्स जो है उनके, वो जब आप ये मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसमें एक फ्री मटेरियल, ठीक है, एक फ्री मटेरियल करके यहाँ साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वहां आप देखेंगे कि ये दोनों पीपीटी और नोट्स जो है मैंने अपडेट वहां पे कर दिए हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज, जेके इकोनॉमी के अंदर जेके इकोनॉमी की पीपीटी और मॉनेटरी के अंदर मॉनेटरी की पीपीटी प्लस लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे जाके आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों की, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछते रहते थे, वो दोनों ही जो पीपीटी है वो अपलोड हो चुकी है फ्री स्टडी मटेरियल में। वहां से जाके आप देख सकते हैं। आप सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करें बीइंग इकोनॉमिस्ट, यही जो हमारा चैनल का लोगो है आपको वहां दिखेगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे साथ इस ऐप पे हैं। इसके अलावा सारी अपडेट्स हमारी टेलीग्राम पे मिलती हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी तक हमारा कितना कोर्स जो है वो हो चुका है लेक्चर का। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था बच्चों को कि आज हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो अगर एक बार सिलेबस को एनालिसिस करें, ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ना क्या है, इनका इंटरलिंकेजेस, इनका ट्रेड ऑफ, ठीक है, ये इतना टॉपिक रहा। फिर है प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स में आपको ये पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। ठीक है, एनवायरमेंटल गुड्स मैं ये समझाऊंगा आपको ये क्या है। अभी मैं पूरा जब आपको एक ब्रीफ करवाऊंगा इस पूरे यूनिट से, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ओपन एसेस एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सटर्नलिटीज जो है वो क्रिएट होती हैं, जो कि फर्दर मार्केट फेलियर का काज बनती है। मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई ये इक्वल नहीं हो पाती। ठीक है, डेफिशिएंसीज रहती हैं या तो डिमांड साइड या तो सप्लाई साइड। फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स का, फिर सस्टेनेबिलिटी, इसका कंसेप्ट इंडिकेटर, फिर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यू हमें पढ़ना। फिर एनवायरमेंटल वैल्यूएशन, यही वैल्यू से निकला कि मेथड्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे यूनिट में अगर कुछ है तो वो है मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूएशन। अब मैं किस मेथड की बात कर रहा हूं, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, पहले वो समझे। आपके सामने
बहुत सारी इन्वायरमेंटल गुड्स हों, जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे वाटर है, जैसे रिवर्स, जैसे माउंटेन्स, इवन दो लैंड है, ठीक है। ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल गुड्स। इन सभी इन्वायरमेंटल गुड्स को आप कहीं पे भी मार्केट नहीं कर सकते, कहीं पे भी मार्केट आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब इनका प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट एक्चुअल में करता क्या है? मार्केट एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई की मदद से एक प्राइस को डिसाइड करता है, ठीक है। मार्केट का जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि वो प्राइस मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। बट इन सारी चीजों के लिए, ओवरऑल इन्वायरमेंटल गुड्स के लिए आपको कोई मार्केट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट देखने को नहीं मिलेगा तो आप किसी पर्सन के ऊपर कैसे ये बोल सकते हैं कि वो किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल है और वो उस चीज के लिए प्राइस पेड करे, है ना, प्राइस पेड करे। जब किसी चीज का प्राइस ही डिसाइड नहीं, आप मुझे बोलो कि आपको ये पेन चाहिए, लेकिन इस पेन की वैल्यू ही हमें ना पता हो, इसका हमने प्राइस ही डिसाइड ना किया हो, इसकी सप्लाई और डिमांड ही हमें पता ना हो, तो हम इसको प्राइस कैसे, इसका प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अब मान के चले ये पेन जो है ये चोरी हो गया, खराब हो गया, या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं आपको बोलूं कि भाई आपने मेरा पेन खराब कर दिया, मुझे इसके बदले में पैसे, इसके बदले में प्राइस जो है वो चाहिए, पेमेंट चाहिए। लेकिन फिर आप मुझे पूछें कि आपको कितनी पेमेंट चाहिए, लेकिन मैं इसकी पेमेंट डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मार्केट गुड नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसकी हम वैल्यूएशन नहीं कर पाए। यही वैल्यूएशन आपको यहां पे पढ़नी है, एनवायरमेंटल वैल्यू। और कैसे कैसे फिर हम इन सारी चीजों की वैल्यूएशन कर सकते हैं, कैसे हम ऐसी चीजों की वैल्यूएशन करें जिनका कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, ठीक है, जिनका कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, उनकी कैसे वैल्यूएशन की जाती है, ये आपको पढ़ना है पर्टिकुलर इस टॉपिक में। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, कुछ मेथड्स दिए हैं, इसके अलावा भी मेथड्स हैं, जैसे डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच दी है, ये एक मेथड है। इसमें सबसे फेमस या सबसे पॉपुलर यूज होने वाला मेथड है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, ठीक है। हेडोनिक प्राइसिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो कॉमन है, प्रॉपरली यूज होता है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ट्राइवल कॉस्ट मेथड भी एक अच्छा मेथड है, कंटीजेंट वैल्यूएशन टेक्निक भी एक अच्छा मेथड है। फिर है कॉस्ट अप्रोच, पिग्यून टैक्सेशन, ये कॉर्स एक इकोनॉमिस्ट है उनसे बना, ये पिग्यू एक इकोनॉमिस्ट है उनसे बना। कमांड एंड कंट्रोल मेथड, ये अलग मेथड है। ये दो अलग अप्रोचेस हैं, इन दोनों पर्सन्स ने अलग अलग, इन्होंने एक आई थिंक इन्वायरमेंटल टैक्स की बात की है, ठीक है, इन्होंने भी टैक्स की बात की और इन्होंने इन्वायरमेंटल टैक्स की बात की कि अगर कोई पर्सन इन सारी चीजों के साथ कोई इन पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो उससे टैक्स किया जाए और उस टैक्स को कैसे डिसाइड किया जाए, यही वैल्यूएशन में पढ़ा जाता है। तो पहली चीज ये रही एक बात, वैल्यूएशन मेथड। अब दूसरी चीज समझे इसमें, जो दूसरा सिनेरियो है, सिनेरियो आपके सामने है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मैं फिर से इस पे डायग्राम पे आऊंगा, 1 मिनट के लिए सिर्फ आपको ये समझाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, फोकस करती है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। और ये हमें बताती है कि कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इंपैक्ट डालती हैं इन्वायरमेंट, कैसे इंपैक्ट डालती है इन्वायरमेंट को, और कैसे जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो डिजाइन की जाती हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम्स को? जो इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है ये अंडरस्टैंड करती है कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशंस को। इसको भूल जाओ, जो इतनी लाइनें पढ़ी मैंने बोला कि ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इस चीज के लिए हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले ये रिलेशनशिप है इकोनॉमी इन्वायरमेंट में, और हमें ये बताती है कि कैसे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जो है वो इंपैक्ट करती है इन्वायरमेंट को, और कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाई जाए जो इफेक्टिवली एड्रेस कर सके इन प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे चलो, इस तरफ पे आपको दिख रहा है हम लोग, ठीक है, हम लोग मतलब कंज्यूमर लोग, ठीक है, कंज्यूमर लोग इस तरफ आ गए। इस तरफ आपको दिख रहे हैं प्रोड्यूसर लोग, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स।
अपनी हम बात करें तो हम क्या करते हैं, ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से लेते हैं। इस तरफ इन्वायरमेंट है, इससे नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे, फॉरेस्ट से लकड़ी लेंगे, माउंटेन की अपनी वैल्यू, हॉलीडेज आप जाएंगे माउंटेन्स पे जाएंगे, रिवर वाटर से लेंगे, लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ऊपर 2-4 एग्जांपल के, ढेरों एग्जांपल हैं जो हम इन्वायरमेंट से चीजें लेते हैं और बदले में क्या देते हैं इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन। ठीक है, फॉरेस्ट काटे, डिफोरेस्टेशन हुआ, ढेरों सारी प्रॉब्लम्स हुई, माउंटेन्स पे घूमने गए, वहां पे प्लास्टिक बैग्स फेंक दिए, पोल्यूशन हो गया। वाटर, रिवर में कोई ड्रेनेज उसमें कर दिया इंडस्ट्री का, या किसी इंडस्ट्री तो चलो इस केस में नहीं है, कंज्यूमर के केस में हमारा जो घर का डंप होगा, कोई वेस्ट होगा, वहां पे जाके रिवर में फेंक दिया। और लैंड डिग्रेड तो हम करते ही करते हैं, आप सबको पता है, चाहे वो फॉरेस्ट काट के हो, चाहे ओवर यूज करके हो, एग्रीकल्चर से उसे कन्वर्ट करके इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हाउस होल्ड भी इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और बदले में उसे पोल्यूशन दे रहा है। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो ढेरों सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज भी यूज कर रही है और बदले में इन्वायरमेंट को, इस तरफ इन्वायरमेंट है, बदले में इन्वायरमेंट को क्या दे रही है, पोल्यूशन दे रही है। अंडरस्टूड, ये चीज समझ आ गई। और बीच में हमारा सिलसिला जो है वो चल रहा है, बीच में हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। प्रोसेस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रोड्यूसर को देंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया रियल फ्लो। लेकिन अगर हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर को दें क्या, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब उनसे चीजें खरीदें और वो हमें बदले में दें वेजिस, रेंट, डिविडेंड, तो ये हो गया मनी फ्लो। ये हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ चुके हैं, नेशनल इनकम के कंसेप्ट में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा यूट्यूब पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देखिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए, इसी प्रोसेस की तो बात है, इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, इस प्रोसेस को चलता रहने देने के लिए हम ये वाला जो पोल्यूशन है वो यूज कर रहे हैं। एक तरह से समझें तो ये जो मिड वाला प्रोसेस है, ये जो डेली का प्रोडक्शन हो रही है, कंज्यूमर चीजें खरीद रहा है, प्रोड्यूसर चीजें बना रहा है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ इन्वायरमेंट की वजह से, प्रोड्यूसर साइड से भी, इन्वायरमेंट की वजह से कंज्यूमर साइड से। ठीक है, तो एक चीज हमें आपको यहां समझनी है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और ये कोई ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। ये चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक ग्रोथ के आड़ में बोल सकते हैं, इस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रेशर में हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भूल रहे हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिक्स में एक अलग से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और इस बार उसे आपके सिलेबस में भी ऐड किया गया है। बहुत जल्दी ये वाला यूनिट जो है ये आपको और भी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा, जैसे नेट सेट के एग्जाम में। अभी तक वो नहीं है, अभी तक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर यूनिट को कहीं ना कहीं हम मर्ज करके देखते हैं डेमोग्राफी के साथ में, या डेमोग्राफी के साथ में देख सकते हैं, या किसी और पब्लिक इकोनॉमिक्स के साथ में, जहां पे हम थोड़ा सा मार्केट गुड्स की बात करते हैं, या पब्लिक गुड्स की बात करते हैं, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, ये एक चीज समझ आई हमें। यही चीज जो है यहां पे इन लाइंस में लिखी गई है। आगे क्या लिखते हैं कि द इकोनॉमी ऑफ एनवायरमेंटल पुट्स मोर प्रिजर्वेशन एंड sustainable allocation of natural resources on the first line. It refers to the use of resource and attendance of people's need while minimizing the generation of waste and avoiding the destruction of environment. ये वही चीज हमें बताई जा रही है। अब एक और इस चीज को समझने के लिए मैंने फ्लो चार्ट का यूज किया, ध्यान से देखेंगे।
यहाँ है इन्वायरमेंट, यहाँ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, मतलब प्रॉब्लम्स जो हो रही जिनकी हमने बात की थी, जिनको हमें एड्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स एज द। हम रिसोर्सेज लेते हैं इन्वायरमेंट से, जियोलॉजी है, सॉइल्स है, क्लाइमेट है, वाटर है, एयर है, इकोसिस्टम है, लैंडस्केप्स है। ये सारे रिसोर्सेज हम इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं इन्वायरमेंट से। किस लिए? टू perform over economic activities. And what are these economic activities? As we all know, first one is consumption, second one is production, third one is investment, fourth one is distribution, and so on. ये 4 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम इन्वायरमेंट से दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्स की फॉर्म में, और इसके बदले में जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें करेंगे, ये सारी चीजें करने के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, कंजम्पशन करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज का यूज होगा, और भी फर्दर काफी चीजों का यूज जो है वो इसमें होगा, जिससे क्या होगा? वेस्ट जनरेट होगा, और ये वेस्ट फिर से इन्वायरमेंट में जाएगा, या ये ह्यूमंस के पास में जाएगा। ठीक है, या तो ये सीधा इन्वायरमेंट में चला जाएगा डायरेक्टली, या ह्यूमंस के थ्रू ये इन्वायरमेंट में जाएगा। और जब ये वापस इन्वायरमेंट में, साइकिल को समझे, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, ये ढेरों तरीके के इंपैक्ट्स डालेगा। वो चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो, एस्थेटिक्स हो, कुछ भी। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिर से किसको इंपैक्ट डालेगा? ह्यूमंस को इंपैक्ट डालेगा। कैसे? ह्यूमन हेल्थ से। आप ये पढ़ेंगे भी आगे, ह्यूमन हेल्थ इसका एक काज जो है वो बनेगा। इतनी चीज समझ है? अब ध्यान से समझें, बेस समझ आ गया आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को आखिर समझने की जरूरत क्यों है। कि सबसे पहली बात तो एक ये रही कि लिंक क्या है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बीच में। दूसरी मेजर चीज ये है कि कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए, और चीज को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल गुड्स को पहले, अब सपोज दैट मुझे इस इंपैक्ट जो हुए हैं इसको कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसको एक मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि इस वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए, है ना, इस वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए। और इस वेस्ट को भी कंट्रोल करने का तरीका यह है कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कम किया जाए, या फिर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोगों के ऊपर किसी न किसी तरह का टैक्स, किसी न किसी तरह की कॉस्ट, किसी न किसी तरह का प्राइस जो है वो उनके ऊपर लगाया जाए, तो इससे कंट्रोल किया जा सके। पोल्यूशन टैक्स हो गया, या किसी और तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस तरह का इंपैक्ट हो गया, फिर टैक्स हो गया। अब उस टैक्स को किस तरह लगाया जाए, कैसे उसको डिसाइड किया जाए कि अगर भाई तू इतना पोल्यूशन क्रिएट करेगा तो तुझे इतना टैक्स देना है, कैसे ये चीज डिसाइड हो। इसीलिए हम एक अलग से डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, ऐसी चीज जिनका मार्केट अवेलेबल नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे आपका हर एक चीज के लिए मार्केट है। आपको बुक खरीदने के, आपको नोटबुक लेने के, आपको पेन लेने के, तो वहां पे आपको प्रॉपर मार्केट मिलेगा, है ना। इसी तरह का मार्केट इन सारी चीजों के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको कोई फ्रेश एयर लेनी है, आपको कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है कि इतने का जाके फ्रेश एयर ले लें। आपको वो नेचर से ही मिलेगी, नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलेगी, और उसे क्रिएट करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारी और चीजें जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब जरा एक लिंक जो है, जो हम वैसे समझ चुके हैं, पर उसकी एक थ्योरेटिकल चीजें समझ। लिखा है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो या तो इफेक्ट करती हैं या इफेक्टेड होती हैं। ध्यान से समझे, या तो इफेक्ट करेंगी या इफेक्टेड होंगी। किससे?
नेचुरल और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस। क्या मतलब है? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, लाइकवाइज हम दो ही पढ़ते हैं अभी फिलहाल, कंजम्पशन और प्रोडक्शन। कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये या तो इफेक्ट करेंगी इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होंगी। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी कर रही हैं और इन्वायरमेंट से इफेक्ट भी हो रही हैं। ठीक है। एक्टिविटीज सच एज एक्सट्रैक्शन, यही वाली रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेसिंग, ये जो यहां पे कहा ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर अगेन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल, चेंज द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज के स्टॉक्स हैं उनको चेंज करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के स्टॉक डेफिनेटली, कितना फॉरेस्ट है एक स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, कितना फ्रेश वाटर है रिवर में एक स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे कम करेंगे, उसको चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब ये सारी एक्टिविटीज होंगी, एक्सट्रैक्शन होगी, प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, कम्युनिकेशन, डिस्पोजल होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज में चेंजेस आएंगी और ये फिर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेंगी। किसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेंगी? इन्वायरमेंटल सिस्टम के ऊपर, इन्वायरमेंटल सिस्टम के ऊपर, और इंट्रोड्यूस करेंगी वेस्ट को। कहां? इन्वायरमेंट मीडिया के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। किसको? इन्वायरमेंट किसको? वेस्ट को। मोर ओवर, और देखा जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज के दिनों में इफेक्ट करती हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर, जिससे कि आपको पढ़ना भी है, जिससे कि एक नया ही कंसेप्ट निकल के आया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक तो ठीक था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही थी और इफेक्टेड भी हो रही थी, बट एक करंट तो नहीं है, यहां पे हम करंट पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, 1990s में जाके इंट्रोड्यूस हुआ, आते आते 2000 तक। लेकिन यहां पे लिखा जा रहा है कि ये जो स्टॉक है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये अब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए जो अवेलेबल था वो भी इफेक्ट होने लग गया और इंटर टेम्पोरल वेलफेयर इफेक्टिव इसमें आने लग गए। नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हुई। From this perspective, the productivity of an ecosystem depends in part of supply and quality of natural and environmental resources. इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इकोनॉमी की कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कितनी ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो चलो अलग चीज है, पर हम बोल सकते हैं ग्रोथ या क्वालिटी ग्रोथ, क्वालिटी ग्रोथ, या इससे भी अच्छा वर्ड रहेगा हमारे लिए डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे हो सकती है? वो डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई है, किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की, जो हमें एयर, वाटर, ये सब मिल रहा है, सॉइल, लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, कितनी उसकी सप्लाई है और उसकी क्वालिटी कैसी है, किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक इकोनॉमी कितनी प्रोडक्टिव बनेगी। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ क्या रहे हैं कि क्या लिंक है, तो हमने लिंक एक क्रिएट किया कि भाई जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर प्रोडक्शन में जाओगे तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि ज्यादा मेजर पोर्शन वही है, उसी से ज्यादा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है और वो इन्वायरमेंट से ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादातर इफेक्ट होती हैं किससे? इन्वायरमेंट से। इट मींस कि यहां एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के अंदर, जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेचर एंड इन्वायरमेंट रिसोर्सेज हैव 3 इकोनॉमिक रोल्स, 3 मेजर रोल्स। किसके? इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहला, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज। इन्वायरमेंट की एक
लिमिट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपने ऊपर प्रेशर जो है वो बेयर कर सकता है, किस चीज का, इस वेस्ट डिस्पोजल का, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एसिमिलेटिव कैपेसिटी, है ना, जो मैंने बात बताई। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट का रोल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम जितना भी वेस्ट भेज रहे हैं इन्वायरमेंट में, ये उसको क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, ठीक है। इसकी वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, natural resources inputs into production. Again, a number of industries that totally depend on natural resources, जैसे आपका टिम्बर हो गया, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जो कि एक तो कंप्लीटली वाली है और एक कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम उनका रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है नेचर का या एनवायरनमेंट का वो ये है कि ये जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ इनपुट यूज किया जाता है ना, रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन, डायरेक्टली कंज्यूम्ड लाइफ सपोर्ट सर्विसेज एंड एस्थेटिक एमिनिटीज। डायरेक्टली लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, लाइकवाइज एयर, वाटर, लैंड और भी ढेरों सारी चीजें जो कि लाइफ सपोर्ट सर्विसेज हैं और एस्थेटिक एमिनिटीज हैं, यही एस्थेटिक एमिनिटीज हैं, वो हमें डायरेक्टली किससे मिलती हैं, एनवायरनमेंट से मिलती हैं। ये तीन मेजर रोल जो है एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट और नेचर का रिसोर्स इनपुट फंक्शन जो है वो सबसे सेंट्रल है, सेकंड वाला सॉरी, ये वो सबसे सेंट्रल फंक्शन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या रोल है, क्या रिलेशन है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का और इन्वायरमेंट का। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज से ही प्रोडक्शन पॉसिबल है, पॉसिबल थी और पॉसिबल रहेगी। अगर इन्वायरमेंट रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप इसमें बात करेंगे तो आपके पास में है लैंड, सॉइल, ठीक है। फैक्ट्रीज आपकी लैंड के ऊपर हैं, एग्रीकल्चर फार्म्स आपके लैंड के ऊपर हैं, सर्विसेज, रोड्स, बिल्डिंग्स, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका लैंड के ऊपर। एक क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो इसलिए हमने बोला कि जो इनपुट फंक्शन है ना, ये सबसे सेंट्रल है इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। इस चीज को मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि है आपका ट्रेड ऑफ, ठीक है। लिंक हम पढ़ रहे हैं ट्रेड ऑफ, प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में ये लिंक्ड है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, नेक्स्ट में उसको करवाऊंगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी ब्रीफ यहाँ पे मेरे पास में पूरे नोट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पीपीटी जो है वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, उसके फ्री मटेरियल में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। जितने भी यूट्यूब पे हमारे फ्री लेक्चर्स हैं, जितने भी प्लेलिस्ट हैं, चाहे माइक्रो हो मैक्रो हो, सबका फ्री मटेरियल में वहां पे पड़ा है, आपको वहां पे जाके आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। पूरी पीपीटी प्रिपेयर है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिंक जो है ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक आउटपुट और इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन या इन्वायरमेंटल गुड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इनके बीच में क्या ट्रेड ऑफ है ये भी हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप इतना देखें कि क्या, क्योंकि ये फर्स्ट था आपका लेक्चर, तो इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि क्या लिंक है या क्या मतलब है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, कैसे ये काम करता है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया, ये सारी चीजें हमने देखी। अपकमिंग लेक्चर में हम जो है सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकली जो है लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, सारी प्लेलिस्ट को, पूरे यूनिट को। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर से आपको मैं बता दूं कि आपको जितने भी बाकी प्लेलिस्ट्स हैं, जो चाहे जेके इकोनॉमी हो, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो, वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो मिलने वाली है, वहां जाके आप जो है इसे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड अभी करें। थैंक यू।